बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, रास्ते से मैं ये वीलॉग और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। ये बैरिस्टर गौहर ने दावा किया। उन्होंने कहा जी हमने चेक किया और हमने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब से भी बात की है, क्योंकि दावा किया गया था कि उनके पास कोई दावतनामा है। तो उनसे बात हुई तो पता चला कि नहीं। हालांकि ये दावा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने किया और उन्होंने बड़ा ज़ोरदार तरीके से क्लेम किया कि जी बिल्कुल रऊफ़ हसन साहब को ये दावतनामा आया था और उन्हें कहा गया था कि आप वहाँ पे खाने में शिरकत करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पे नहीं गई। अब ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं गई, लेकिन जो खबर है जिन लोगों ने दी वो मैं एज इट इज़ खबर आप तक पहुँचा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि खबर जो है वो कहाँ से आई। ये सबसे पहले जो खबर दी है वो शाहिद असलम साहब ने दी है और शाहिद असलम साहब का क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया गया था लेकिन ये लोग गए नहीं। मैं आपको वो खबर पढ़ के सुना देता हूँ। शाहिद असलम साहब कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वफद का पाकिस्तान का हालिया दौरा पाकिस्तानी एम्बेसी के ताउन से हुआ है। ये वफद जनवरी में भी पाकिस्तान आना चाहता था। ये वफद बुनियादी तौर पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स पर मबनी है, इसलिए वफद की पाकिस्तान के अस्करी और हुकूमती अरकान से मुलाकातें मामूल का हिस्सा है। उसके बाद जी शाहिद असलम साहब ये बताते हैं फर्दर इसमें कि अमरीकी कांग्रेस अरकान का वफद बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से भी डिनर पर मुलाकात करना चाहता था, जिसके लिए बाकायदा दावतनामा भी भिजवाया गया था, लेकिन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक वजह शायद रऊफ़ हसन साहब का अमरीकी एम्बेसी के प्रोटोकॉल स्टाफ से उन्हें मुलाकात के लिए ना बुलाने पर झगड़ा भी था। अब ये पता नहीं अंदर की बात क्या है, लेकिन ये शाहिद असलम साहब ने दावा किया। अमेरिकन जो आए हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात होनी चाहिए थी। अगर इंसानी हकूक़ के मामला ज़ेर बहस आते हैं और जमहूरियत के और बाकी चीज़ों के मामला ज़ेर बहस आते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब ये लोग क्या रहे हैं मुलाकात के बाद जो इन्होंने बातचीत की वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के यानी दौरे के हवाले से वो कहते हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब और मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दिया है। पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। दौरे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस जैक वॉन ब्रगमैन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं और इसकी अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। इसके मुस्बत असरात न सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर तरक्की पजीर इलाकों पर भी मुरतब होंगे। अच्छा, कांग्रेसमैन ने कहा कि हम यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं और शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं। इस शराकत दारी में मादनियात एक अहम शोबा है। बात घूम चूम के आ गई ना मादनियात के ऊपर। तो देखें ये तो इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इसको छापा है। अमेरिका के अंदर से भी ये खबरें आ रही हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नज़रें अब जो है वो पाकिस्तान की मादनियात पे हैं और पाकिस्तान में मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में मादनियात के ख़जाने हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, जिन पे अभी माइनिंग शुरू ही नहीं हुई। तो बेशुमार अनटच मादनियात पाकिस्तान में पड़ी हैं और एक एक इलाके में अरबों डॉलर की पड़ी हैं। और ये इतना पैसा है, इतनी मादनियात हैं कि पाकिस्तान अपना सारा कर्जा उतार दे फिर भी ये मादनियात बच जाती हैं। इतनी ज़्यादा मादनियात पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन हमारी क्योंकि पॉलिसी ठीक नहीं है इसलिए इसका फ़ायदा जो है वो अगयार ज़्यादा उठाते हैं। यानी बाहर से जो लोग आते हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग उतना फ़ायदा इसका अपनी मादनियात का उठा नहीं पाते। अब इसके अंदर नाजरीन जो अमरीकी वफद आगे कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो रिचर्ड स्वाजी हैं उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया से उन्होंने किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा, हम पाकिस्तानियों की मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं और ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा और पाकिस्तानी तारकीन वतन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियाँ मौजूद हैं। ये लोग मेहनती हैं, तालीम याफ्ता हैं, ख़ानदानी हैं और माशी सलामती के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे और माशी सरगर्मियों को फ़रोग देंगे। अब जी पाकिस्तान की जो मादनियात हैं उसके ऊपर सारी दुनिया की नज़र है, चाइना की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है। अमेरिका चाहेगा कि वो इसमें एक बड़ा हिस्सा निकाले, चाइना चाहेगा वो इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा निकाले। चाइना ने बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लेकर आया है। चाइना ने बड़ा पैसा पाकिस्तान को दिया है। ये नहीं अगर आप तखमीना लगाएं तो 60 अरब डॉलर के आसपास चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। अब ये जो पैसा है ये पाकिस्तान ने चाइना को वापस करना है। फिर चाइना का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है, वो भी रोल ओवर करना है।
IMF से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को चाइना ने दिया हुआ है। जो अब IMF का जो प्रोग्राम है ये था तकरीबन 3 अरब डॉलर का, गालिबन 7 अरब डॉलर का, सॉरी। IMF का जो प्रोग्राम था लगभग 7 अरब डॉलर का था। तो पाकिस्तान को जो रोल ओवर किया चाइना ने कर्जा, वो लगभग चंद इतलात में अभी पढ़ रहा था खबरें, 12 अरब डॉलर का उन्होंने रोल ओवर किया। 20 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अपने रोल ओवर करवाए हुए हैं। अच्छा जी, रेयान ग्राहम ने एक खबर दी है इस हवाले से। ये जर्नलिस्ट हैं और अमेरिका में होते हैं। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि इनकी खबरें एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होती। वो लिखते हैं कि तुलसी की असद से मुलाकात को, ये असद बशार असद की बात कर रहे हैं, मुलाकात को 10 साल पुराना स्कैंडल बना दिया गया। लेकिन यहाँ 3 कांग्रेस अरकान पाकिस्तान के फौजी आमिर के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये आर्मी चीफ को मिले हैं तीनों अरकान, तो उसको वो ये कह रहे हैं जिसने इलेक्शन में धांधली की, एहतजाज को ताकत से कुचला और दर्जनों निहत्ते शहरियों को कत्ल किया। इनमें से एक तो जैसी जैक्सन का बेटा भी है। आमिर होना आज भी काबिल कबूल है, बस शर्त सिर्फ ये है कि आप CIA के वफादार बन के हुक्म मानते रहें। उनका ये दावा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये CIA का हुक्म मानती है और वफादार है उनकी, लिहाजा फिर अगर यहाँ पे पाकिस्तान में आमरीत भी है तो वो फिर काबिल कबूल है, ऐसा नहीं है कि उसे कबूल ना किया जाए। अमरीकी टैरिफ का नादरीन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक तरफ देखिए हम अपनी मादनियात उनको देना चाह रहे हैं और इमरान खान से पूछे बगैर खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ने बिल को पास कर लिया, मंजूर कर लिया। फिर ये बिल असम्बली के अंदर जा रहा था और अभी तक ये मंजूर हो जाना था अगर लोग इस पर रोला ना डालते। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सहाफ़ियों ने, कुछ दीगर लोगों ने जो आज़ाद ज़राए से अपना काम कर रहे थे लोग, उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई ये क्या करने लगे हैं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा का सारा जेवर बेचने लगे। यानी अब सारा कुछ घर का बिक गया तो अब घर का जेवर बेचना है। और ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। और अगर इनसे कुछ लोगों ने अपना पेट भर लेना है या अपने कमीशन खा लेने हैं तो पाकिस्तान को तो कुछ ना मिला। तो इसमें जनाब अब ये अमरीकी टैरिफ का मामला, एक तरफ पाकिस्तान उन्हें मादनियत देगा, एक तरफ उन्होंने टैरिफ लगा दिया पाकिस्तान पे 29% का। ये जो 29% का पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया ना नाजरीन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। पाकिस्तान का जो नुकसान होगा ना सालाना, वो 1.4 अरब डॉलर्स का नुकसान होगा। ये एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट छपी है डॉन के अंदर और खलीक कियानी साहब ने ये दावा किया है कि सरकारी थिंक टैंक PIDE की स्टडी के मुताबिक अमरीकी टैरिफ के नफाज से पाकिस्तानी बरामदात को 1.4 अरब डॉलर तक नुकसान पहुंच सकता है। टैरिफ नफाज से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की 5 लाख से जायद नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। यानी पाकिस्तान एक्चुअली तो टेक्सटाइल, हम गाड़ियां तो नहीं बनाते ना, मेडिसिन नहीं बनाते, वैक्सीन नहीं बनाते और बेशुमार चीज़ें जो हम बना सकते हैं हम नहीं बनाते। हमारे तो टेक्सटाइल का सामान जाता है बाहर। और वो भी अब सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे पास टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन हम अपनी कपास पैदा नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने इस मरतबा जो कपास पैदा की है वो 1/3 कपास कम पैदा की है। हमारी लगातार कपास की जो पैदावार है वो कम होती चली जा रही है और उसकी वजह जो बेसिक है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की वो ठीक नहीं है। ये पैदावार कपास की बढ़नी चाहिए। अगर ये पैदावार कपास की बढ़ेगी तो हमारे जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उन्हें सस्ती कपास मिलेगी और उससे वो सस्ते दामों में अपनी टेक्सटाइल की मसनूआत तैयार कर सकेंगे। लेकिन फिर आलमी मंडी से मंगानी पड़ती है सारी चीज़ें, तो अब मंगा रहे हैं जनाब और यहाँ पे काम कर रहे हैं। एनर्जी पहले ही बहुत महंगी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है और ऐसे में अगर अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया 29% का तो फिर आप तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो 5 लाख नौकरियाँ ख़राब हो सकती हैं। अब अमेरिका से पाकिस्तान कैसे बात करेगा, कैसे उसे बनाएगा, मिन्नत तरले वाला ही काम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि कई मुल्क मेरे मिन्नत तरले कर रहे हैं, बड़े गंदे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन जैसे भी करें अब इस टैरिफ को हुकूमत को ख़त्म करवाना चाहिए ताकि जो आम आदमी है, जो यहाँ से एक्सपोर्टर्स हैं और जो मजदूर बेचारे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनका रोज़गार बंद ना हो। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रोग्राम का पहला दिन था। मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्होंने घेर के इकट्ठे किए हैं बहुत सारे, और इनमें बेशतर वो लोग हैं जो लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, ये काम काज करते हैं बैरून मुल्क। और इनमें वो एक साहब जिनकी मैंने बड़ी तारीफ़ की, मैंने उनके बारे में ये भी कहा था कि वो बड़ी मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला जो है ना वो मेहनत में अल्लाह ने अज़मत रखी हुई है। अब गाड़ी धोना कोई बुरी बात नहीं है, मैं अपनी गाड़ी भी धो लेता हूँ कभी, और कोई भी काम अपने हाथ से करना कोई बुरी बात नहीं है। यानी हमारी फसल लगती थी वहाँ पे गांव में तो मैं खुद हल चलाता रहा हूँ, मैं खुद उसके ऊपर, अभी भी मैं खुद ट्रैक्टर चला लेता हूँ, खुद काम कर लेता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ। तो इसमें बुरी बात कौन सी है? इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। आपको जो है वो मेहनत के ऊपर अज़मत होती है, आपको इस पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात को शायद बेइज्जती के तौर पे लिया
और वो जो लूसर साहब हैं उन्होंने जनाब कभी इधर से अटैक कभी उधर, उनको जिस काम के लिए बुलाया एस्टेब्लिशमेंट ने वो वही काम कर रहे हैं, टाउट इकट्ठे किए हुए हैं इन्होंने मुख्तलिफ। अच्छा जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिनको बुलाया था उनकी दिलचस्पी बहुत कम नज़र आई। जिस हॉल के अंदर ये प्रोग्राम था हॉल खाली खाली था और कुर्सियाँ बहुत सारी खाली थी, जिससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट गया है। उनकी तवज्जो भी नहीं थी अपने प्रोग्राम की तरफ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म आएंगे कल के दिन में तो फिर वहाँ पे तवज्जो जो है वो रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ऐसे विजुअल्स बने जो अच्छे लगें देखने में। 2-3 चीज़ें अब करनी पड़ेंगी फौरी तौर पे। एक तो बंदे पाकिस्तान से अरेंज करने पड़ेंगे और वहाँ पे उसको भरा जाएगा, पूरा जो है वो हॉल उसको भरा जाए। चाहे यहाँ से मजदूर इकट्ठे किए जाएँ, कोई सरकारी मुलाजिम इकट्ठे किए जाएँ, कोई फोर्सेस के बंदे इकट्ठे किए जाएँ। एक तो हॉल को भरना पड़ेगा और आगे आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिठा दें जो अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं, पीछे जो है वो नॉर्मल लोगों को बिठा दें, बीच में कहीं पे एक एक दो दो बंदा फिट करके तो आप ये हॉल अपना पूरा कर लें। एक तो इसको पूरे को भरना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रही तो टिकटॉक सरकार से पूछ लें, उन्हें फेक काम करने का बड़ा तजर्बा है। वो अपने टिकटॉक्स के चक्कर में बड़ी दो नंबरियाँ करते रहे। पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कॉलेजेस भर दिए और मकामी तलबा को पता भी नहीं होता था कि उनके वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरह से आपको ज़रा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि उसके विजुअल्स बड़े कंट्रोल्ड विजुअल बनाने पड़ेंगे और बड़ी इसकी पजीराई की जाएगी। पाकिस्तान के मीडिया पर बड़ा रोला डाला जाएगा कि जनाब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। हालांकि कोई एज सच इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। इनमें ज़्यादा लोग वो हैं जो बेचारे सरकारी खर्च के ऊपर रह रहे हैं, सरकारी खर्च के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे एक तरह से छुट्टी गुजार रहे हैं कि जी ठीक है पाकिस्तान चलते हैं, खर्चा हुकूमत कर रही है। मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमत इतनी बेबस मैंने नहीं देखी जितनी मैंने ये हुकूमत बेबस देखी है कि ये इस काबिल भी नहीं है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दावत दें और वो अपने खर्चे पे पाकिस्तान आ जाएं। अब जो लोग अपने खर्चे पे पाकिस्तान नहीं आए वो पाकिस्तान के ऊपर क्या खर्चा करेंगे और पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नादरीन, इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात का दिन कल एक बार फिर है। इस पे मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, जो लिस्ट बना के दी है सलमान अकरम राजा साहब ने उसको साइन किया है। इसमें एक बैरिस्टर गौहर अली खान जा रहे हैं, दूसरा सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं, तीसरा सलमान सफदर साहब जा रहे हैं, चौथा नियाजुल्लाह नियादी साहब जा रहे हैं, पांचवा नईम हैदर पंजूथा साहब का नाम है और छठा ज़हीर अब्बास साहब का नाम है। इस तरह इसके अंदर जो हैं वो 6 नाम शामिल किए गए हैं कि इन लोगों को कल मिलवाया जाए। फैमिली के भी कल मिलने का दिन है। अब देखते हैं कि मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब हो सकता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात खोली जाए, क्योंकि देखें ये जो खैबर पख्तूनख्वा बिल वाला मामला है ना मादनियात के, ये सबके गले में अटका हुआ है। मैंने मादनियात का पूरा चार्ट जो है उसको स्टडी किया। मेरा पिछला वीलॉग अगर आप जाकर देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा मादनियात की जो वैरायटी है पाकिस्तान में वो गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और जो खैबर पख्तूनख्वा के अपर वाले अजला हैं वहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मादनियात हैं। सबसे ज़्यादा वैरायटी वहाँ पे है। हर तरह के वहाँ पे जवाहरात मौजूद हैं, हर तरह के पत्थर वहाँ पे मौजूद हैं, बहुत कीमती स्टोन्स वहाँ पे मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के नगीने वहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ से कॉपर है, गोल्ड है और बहुत सारी माइंस हैं। संगे मरमर बहुत आला क्वालिटी के निकलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पे निकलते हैं। लिथियम वहाँ पे निकलता है और बेशुमार चीज़ें हैं जो फ्यूचर फ्यूल के तौर पे काम कर सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था ये सारी मादनियात निकलती हैं खैबर पख्तूनख्वा से। दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान में बहुत मादनियात हैं, तीसरे नंबर पे पंजाब में है और चौथे नंबर पे सिंध के अंदर मादनियात मौजूद हैं। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा से इस बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने इसकी मुखालफत कर दी है, उन्होंने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। फजलुर रहमान साहब ने क्या कहकर मुस्तरद किया ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें पहले जो है ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी एक तरफ चल पड़ी थी, पार्टी पे कंट्रोल भी नहीं है ना। देखें जब एस्टेब्लिशमेंट आपको सीटें जितवाती है और आपको मैनेज करती है तो जिन बंदों को जितवाती है और मैनेज करती है फिर उनसे काम भी लेती है ना। फजलुर रहमान साहब अगर अवामी ताकत के साथ इलेक्शन जीत कर आते और अवाम ने वोट डाल देना था, पहले भी डालते रहे हैं। असल में फजलुर रहमान साहब उस नफरत का शिकार हो गए जो नफरत अवाम PDM से करती थी और फजलुर रहमान साहब ने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भी काटी है। गुनाह तो वैसे किए हैं लेकिन ज़्यादा सज़ा काटी है। बाकी सारे तो चोरी करके सीटें ज़्यादा ले गए और उनका कंट्रोल भी है अपनी पार्टियों के ऊपर। फजलुर रहमान साहब को वो सहूलत नहीं मिली। मौलाना फजलुर रहमान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स बिल की हमायत करने वाले JUI के अरकान असम्बली को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। सेनेट में तहरीके इल्तवा जमा करवा दी गई। फजलुर रहमान साहब भी खिलाफ हो गए, ANP भी खिलाफ हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खिलाफ हो गई। अब सिर्फ एक आदमी है इमरान खान जो ये माइन एंड मिनरल बिल जो है वो पास करवा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है। वैसे ये भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब की को मुलाकात करवाई जाएगी और वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को कायल करें और माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है उसके ऊपर इमरान खान साहब की इजाज़त ले के और उनसे अनाउंस करवा के उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसको पास करवा दें। ये अभी गले पड़ेगा
क्योंकि देखें अब लोग इसकी अंदर से जो बारीक वारदातें हैं वो निकाल के सामने रख रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज़ तो वादे हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के हैं वो कम हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत के इख्तियारात बढ़ रहे हैं। ये मामला SIFC की तरफ जाएगा और वफाकी इदारा SIFC जो है मादनियात पे कंट्रोल करेगा और वो दुनिया भर के लोगों को इसके ऊपर ठेके देगा, अपनी मर्जी से देगा। और मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक ही तरीका होना चाहिए कि साफ और शफाफ बिडिंग हो, मैंडेट वाली हुकूमत वो करवाए, इसकी बोली करवाए, जो इसमें जीते पार्टी वो आगे आ जाए, इसी मुल्क से मादनियात निकाली जाएं, इसी मुल्क में साफ़ की जाएं, इसी मुल्क में प्रोसेसिंग की जाए, इसी मुल्क के अंदर उसकी ग्रेडिंग की जाए और इसी मुल्क के अंदर उसको फाइनल शेप दी जाए, या जिसे वैल्यू एडिशन कहते हैं वो इसी मुल्क के अंदर किया जाए। मशीनें कोई ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें पाकिस्तान में मौजूद हैं। इवन पाकिस्तान एटमी मुल्क है, पाकिस्तान में बड़े टेक्निकल लोग भी हैं जो फौरी तौर पे समझ जाएंगे कि करना क्या है। तो यहाँ पे लेबर भी ट्रेंड हो सकती है 2, 3, 4, 6 महीने में, यहाँ पे मशीनें भी ला के फिट हो सकती हैं 6 महीने 1 साल के अंदर। और अब तो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो दिनों में लगती हैं, बनी बनाई फैक्ट्रियाँ मिलती हैं, चाइना से ला के आप फिट कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान को मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा तो पाकिस्तान को पीनट मिलेगा। मतलब कि अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये में से पाकिस्तान को 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे, 20 रुपये 30 रुपये आपको मिलेंगे अगर पाकिस्तान ने ये सारा कुछ बाहर जाने दिया रॉ मटीरियल तो। और अगर पाकिस्तान के अंदर सारा काम होगा तो आप 1000 रुपये है तो फिर आप उसमें से 500 रुपये तक भी कमा सकते हैं अगर आप स्मार्ट तरीके से चलें तो ये जनाब पाकिस्तान को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पाकिस्तान को इस पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। देखना यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते। फैमिली की मुलाकात पेंडिंग है और पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात पेंडिंग है। इमरान खान साहब को अभी ड्रोन हमले के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई गई, वो बतानी चाहिए। नंबर 1, इमरान खान साहब को अभी तक जो है वो ये काटलिंग ड्रोन हमले की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मादनियात के बारे में तमाम तफसीलात इमरान खान साहब को बतानी चाहिए। अख्तर मेंगल साहब का लॉन्ग मार्च कहाँ पे है, वो कहाँ पे रुके हुए हैं इतने अरसे से, ये सारी तफसीलात जब आप इमरान खान साहब को बताएंगे तो वो इन चीज़ों के ऊपर अपना मौक़िफ़ देंगे। नादरीन, एक और चीज़ है और ये रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया पे, थोड़ी अजीब लगती है सुनने में कि जस्टिस बाकर नजफी साहब को लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज। अच्छा, जजेस ने इनकी मुखालफत की है, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने मुखालफत की, या अफरीदी साहब ने मुखालफत की, जमाल खान मंदोखेल साहब ने मुखालफत की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकी मुखालफत की। जबकि PTI के बैरिस्टर घोर और बैरिस्टर अली जफर ने नून लीग के साथ मिलकर जस्टिस बाकर नजफी साहब की तैनाती करवा दी। अब आप अंदाज़ा करें कि कौन किधर से खेल रहा है, कोई समझ आ रही है आपको? जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के बारे में मैं एक दफ़ा इनकी अदालत में पेश भी हूँ और ये नॉर्मली जो है वो जो भी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है ना, ये मामला इनका उस तरफ ही चला जाता है। यानी जब नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही थी तो मॉडल टाउन साने की रिपोर्ट थी गालिबन, वो इन्होंने बनाई थी। कुछ और चीज़ें भी हैं, यानी मेरा एक केस भी इनकी अदालत में गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अली बाकर नजफी साहब बड़े काबिल एहतराम जज हैं, लेकिन इनकी तैनाती में जो PTI और नून लीग ने मिल के जो गेम की है वो बड़ी मज़ेदार है कि हुकूमत के साथ मिल के PTI ने इनको जज लगवाया है। और इसके बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करेगी? शायद इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएँ या वो भी ना कर पाएँ, लेकिन फ़िलहाल ये हो गया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बताते हैं, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के साथी ना, तो और बड़े करीबी साथी, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए 100 से 150 लोग हर जुमेरात को आ जाते थे। कुछ लोग ग्रुप्स की शक्ल में आधे आधे घंटे के लिए मिलते थे, जबकि इनके करीबी साथी और रिश्तेदार सुबह से दोपहर तक उनके साथ रहते थे। इनके वकला को भी किसी भी वक्त आने और मिलने की इजाज़त होती थी। मैंने आपको पहले बताया कि नवाज शरीफ ने जेल के अंदर मुलाकातों का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है। मैंने एक दफ़ा इसकी कैलकुलेशन की थी तो लगभग को 22 मुलाकातें पर डे बनती थी। ये मैं आपको टोटल दिनों पे तकसीम करके बता रहा हूँ, छुट्टियाँ निकाल के। सिर्फ हफ्ते में आप 2 छुट्टियाँ बाहर निकालें ना, बाकी 5 दिन आप डाल लें, तो टोटल जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें थी उनको आप दिनों पे तकसीम करें तो 22 बंदा डेली में मिलता था। यहाँ इमरान खान साहब को 6 बंदों से मिलना है, इंतजार करते करते 3 महीने गुजर गए हैं, वो मुलाकात ही नहीं करवा रहे। उनकी बहन कह रही है जो काम की मुलाकात है वो हुए 5 महीने हो गए हैं और उनकी फैमिली को भी पिछले 1 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान में और नवाज शरीफ की जेल में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग नवाज शरीफ को लीडर मानते हैं वो फिर इमरान खान को क्या मानेंगे? अगर नवाज शरीफ ने छोटी मोटी जेल काट के हल्की फुल्की सी मौसीकी बर्दाश्त नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब से डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए,
तो फिर इमरान खान साहब तो इस सियासत के महात्मा हुए ना एक तरह से। यानी जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया है, नवाज शरीफ और उनका पूरा खानदान तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीज कभी वो बर्दाश्त भी करेंगे। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने भी बिल मुस्तरद कर दिया और एएनपी ने भी मुस्तरद कर दिया। और एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि अख्तर मेंगल साहब के धरने के मकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUIF, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और BNP मेंगल, PK मैप यानी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, MWM ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले और दीगर इलाकाई और सूबाई जो जमातें हैं वहाँ पे लिसानी जमातें, वो सारे इसके अंदर शामिल हुए और इन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। और ख़वातीन की रिहाई के लिए ये सारे एक नुक्ते पर जो है वो मुत्तफ़िक हैं कि जबरी तौर पे जो गुमशुदा किया जाता है इंसानों को बलूचिस्तान में, जो इंसानियत की तज़लील हो रही है, मसक शुदा लाशें मिल रही हैं और जो ख़वातीन को जिस तरह गिरफ्तार करके जुल्म किया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसके ऊपर एक मुश्तरका लायामल बना के अभी एलामिया सामने आ जाएगा तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि इसमें क्या है। नाज़रीन, अमरीकी कांग्रेसमैन जो हैं वो कानकुनी पे तो बात करते हैं पाकिस्तान में आके, आपके जो ओहदेदार हैं, वज़ीर आज़म हैं या आर्मी चीफ हैं, वो भी उनके साथ कानकुनी पे तो बात करते हैं, लेकिन क्या किसी ने उनके साथ गज़ा पे बात की? ये शिकवा किया सेनेटर मुश्ताक साहब ने कि जनाब गज़ा पे कोई बात नहीं करता। अगर अमेरिकन आर्म्स कमेटी के, आर्म सर्विसेज कमेटी है, अगर उसके मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को उनके साथ गज़ा फ़लस्तीन के मामले पे ज़रूर बात करनी चाहिए थी। फ़लस्तीन के अंदर लगभग 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, अब कुछ इतलात के मुताबिक लोग 70,000 कहते हैं, कुछ कहते हैं 50,000 से ज़ायद हैं। अब वहाँ पे सही नंबर भी नहीं आते, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जिनमें बच्चों की, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है। और ये जो तनाज़ा है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा अभी तक, और कोई संजीदा एफर्ट इसको रोकने के लिए नज़र नहीं आ रही। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जोग्राफिया को। वो ये कहते हैं कि जो गज़ा की पट्टी है इसके साथ हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेस के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं। इसके साथ जो है वो पेट्रोलियम बहुत सारी मौजूद है समंदर के अंदर। दूसरा, ये दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है अपने वेदर और अपनी लोकेशन के हवाले से, और ये हॉट केक है, सारी दुनिया की इसके ऊपर नज़र है। और अमेरिका अब इसको एक और एंगल से देख रहा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यहाँ पे जो है वो सबको गिराएंगे, साफ करेंगे, मलबा हटाएंगे, लोग यहाँ से चले जाएंगे, या हम वर्ल्ड क्लास किस्म के रिजॉर्ट और ये वो चीज़ें हम बनाएंगे, इसको जैसे वो मालदीव्स है या कुछ और है, वो इस तरह का कुछ यहाँ पे बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? इसके ऊपर ना तमाम मज़ाहिब में प्रेडिक्शंस मौजूद हैं और इस्लाम के अंदर भी इसमें प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। इसराइल ने एक्सपेंशन तो करनी है और वो नज़र आ रही है आपको होती हुई भी। इस पे हम फर्दर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन जो खून बह रहा है मासूम निहत्ते लोगों का, वो नहीं बहना चाहिए। जंग रुकनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। अगर इसका कोई जंग, तो इसका हल हो ही नहीं सकता और दूसरी साइड तो अब लड़ना ही नहीं चाहती। यानी मुसलमान ममालिक को अगर आप देखें तो उनसे शिकवा कर रही थी पाकिस्तान की पार्लियामेंट कि इतनी बड़ी मुसलमानों की फ़ौज है, मुसलमान जवाब क्यों नहीं देते। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान ममालिक इसराइल के साथ लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे अमेरिका आएगा। लिहाजा वो लड़ना तो चाहते नहीं है, तो कोई पुरअमन हल इसका निकाले, मिलकर बैठे सब, ताकि ये खून रेजी रुक जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।